मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेट के बारे में, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रहा था कि सेट एप्लीकेबल होने वाला है, तो सेट से संबंधित जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो सबसे अवेटेड जो वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की और टीआरए की, इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका क्या प्रभाव होगा। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेट लगने से आपका मतलब स्टूडेंट्स का बेनिफिट है या फिर लॉस है। यह जो बेनिफिट है या लॉस है वो आपको शॉर्ट टर्म में ना देखकर लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। तो ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल मिलाकर 3 पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर बताए गए हैं। दूसरा, क्या सेट आपके जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर ये एप्लीकेबल होता है तो क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, और ये एप्लीकेबल नहीं होता है तो क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 23 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया रिगार्डिंग सेट, जहां पर यानी कि सेट बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में अपना पहला जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया है, जहां पर उन्होंने काफ़ी सारे जो पॉइंट है वो क्लियर करने की कोशिश की है और काफ़ी सारे पॉइंट्स अभी भी वहां पर क्लियर नहीं हुए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमने आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल के अंदर भी हमारा जो आर्टिकल 309 पढ़ा था कि कोई भी स्टेट है या फिर सेंट्रल है, वो जब भी अपने अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर किसी को भी रिक्रूटमेंट देती है तो उससे संबंधित क्या कर सकती है, वो नियम बना सकती है। ऐसी उनको पावर दी गई है आर्टिकल 309 के तहत। तो इसी आर्टिकल 309 की पावर को यूज करते हुए, इसी आर्टिकल 309 की पावर को यूज करते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि राजस्थान के अंदर अब जितनी भी जो वैकेंसीज होगी, कौन कौन सी वैकेंसीज होगी उसकी भी उन्होंने यहाँ पर लिस्ट दी है। उनके ऊपर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगेगा। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, इसका क्या लॉजिक है, एक बार हम शॉर्ट के अंदर वो समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कोई सी भी वैकेंसी होती थी तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद में डायरेक्टली क्या कर सकते थे, उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते थे, है ना। चाहे वो जनरल वैकेंसी हो, चाहे वो स्पेसिफिक वैकेंसी हो। जैसे ही उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन दे रही है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन, तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट अब कहती है कि यदि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आना है, जिसको हमने अलग 2 शेड्यूल में बता रखा है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर, उन गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर आपको आना है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो भी आप डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हो, उस वैकेंसी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। मतलब कि यहां पर आपकी ग्रेजुएशन हुई है, ये आपकी वैकेंसी है, इसके बीच में पहले आप डायरेक्टली दे सकते थे ग्रेजुएशन होने के बाद में वैकेंसीज को। लेकिन गवर्नमेंट अब कहती है कि इसके बीच में अब आया है आपका सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, उसको क्लियर करना होगा, और जो कैंडिडेट ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करेंगे वही इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे, सभी इन वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटा तौर के ऊपर यह जो कंसेप्ट है वो है सेट का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आइए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन रूल्स को क्या कहा जाएगा, इस रूल को कहा जाएगा राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज RSMS कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
रूल्स 2022 कहा जाएगा। और ये कब से इफेक्ट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया है कि यह, उम्मीद तो थी कि ऐसा कहा जाएगा कि ये 6 महीने बाद में इफेक्ट में आएंगे या 8 महीने बाद में इफेक्ट में आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है, यह इमीडिएट इफेक्ट आएंगे। यह इनका जो इफेक्ट होगा वो कैसा आएगा, इमीडिएट इफेक्ट इनका होने वाला है। इनका इफेक्ट कैसे होने वाला है, इमीडिएट इफेक्ट इनका होने वाला है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यह लागू कब से हुए हैं, यह आज की डेट से ही लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। तो कुछ देखिएगा, बोर्ड का मतलब क्या हुआ, जो आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है RSSB वो है। CET क्या है, CET क्या है, CET का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बोर्ड के द्वारा, बोर्ड बोले तो यह राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट मेंशन इन शेड्यूल्स अपेंडेड टू दिस रूल्स। इन रूल्स के अंदर क्या किया गया है, एंड के अंदर कुछ शेड्यूल बताई गई है। उन शेड्यूल के अंदर जो पोस्ट है, अगर आप उनको फिल करना चाहते हो तो आपको हम आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आप उसको फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो हम आपका एक टेस्ट लेंगे जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करेगा वही उन वैकेंसीज के फॉर्म फिलअप कर सकता है। यह यहाँ पर आपका पॉइंट आता है। इसके बाद में अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं आपके लिए और बात करता हूँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है ये बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ऑफ CET। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अभी कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि जितनी भी जो वैकेंसीज होगी उन सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल और केवल जो शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड के अंदर जो पोस्ट गिवन है, अभी देखेंगे हम शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड में कौन सी पोस्ट गिवन है, केवल और केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। यानी कि अगर आप उनके एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सेट क्लियर करना पड़ेगा, और जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करेगा वही उन वैकेंसीज के फॉर्म फिलअप कर सकता है। और यह बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, मतलब कि साल में कम से कम यह एक बार आपके लिए कंडक्ट होगा। जो सेट का आपका कुछ स्कोर होगा वो वैलिड रहेगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 1 साल तक क्या रहता है, वो वैलिड रहता है। और साल में कितनी बार होगा, 1 बार होगा, ज़्यादा 2 बार 3 बार भी हो सकता है। बोर्ड सेल पब्लिश द मार्क्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट हु अपेयर इन द CET। अब क्या होगा, बोर्ड क्या करेगा कि CET के अंदर जितने भी जो कैंडिडेट होंगे उनके मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि आप फेल हो गए पास हो गए। इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जिन्होंने भी सेट का एग्जाम दिया कोई ऐसे नहीं कहेगा कि फेल हो गए, है ना। सबको क्या कर दिया जाएगा, मार्क्स दे दिए जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैंडिडेट्स के 200 नंबर आए, किसी के 220 नंबर आए, किसी के 100 नंबर आए, किसी के 150 नंबर आए। और फिर यहाँ पर ये वैकेंसी होती है आपके जूनियर अकाउंटेंट की। इस जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के अंदर 2000 पोस्ट है। इस वैकेंसी के अंदर कितनी पोस्ट है, 2000 पोस्ट है। यह अभी इस तरह का फ्रेम कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो 2000 पोस्ट है। अब पहले क्या होता था, 2000 पोस्टों के ऊपर ऑलरेडी 20 लाख 30 लाख ऐसे फॉर्म भर जाते थे, 10-10 लाख फॉर्म भर जाते थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट को मतलब कि अननेसेसरी जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो भी 2000 जनों को ही क्या मिलने वाली है, पोस्ट मिलने वाली है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर ये 2000 पोस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 2000 पोस्ट का 15 टाइम्स क्या लेंगे, 15 टाइम्स हम क्या करेंगे, जो भी सेट कैंडिडेट्स हैं उनको लेंगे। मतलब कि अगर 2000 बोले तो आपके 15 टाइम्स बोले तो 30,000, मतलब हम क्या करने वाले हैं, 30,000 कैंडिडेट्स को क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। और जो भी टॉप 30,000 सेट के कैंडिडेट होंगे वो इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क यहाँ पर सजाया गया है। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अंदर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कैंडिडेट 1 बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, जितनी बार उसकी इच्छा है उतनी बार दे सकता है। आपका सेट का इसको कितने साल तक वैलिड रहता है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। देयर हैज नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितनी भी बार दे सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सबऑर्डिनेट इन मिनिस्ट्रियल सर्विस, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि 15 टाइम्स वाला, वही यहाँ पर ये 15 टाइम्स वाला वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
उसके बाद में वही आप किसी तरह की कोई मतलब हम आपसे इनविटेशन लेंगे, आप फॉर्म फिलअप करना, फिर आप सेट का एग्ज़ाम दे पाओगे। हम आपको टाइम टाइम नोटिस वगैरह भी इशू कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी हम आपको दे देंगे, फीस भी जब हम आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तब फीस भी दे देंगे, है ना। ये वाली बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 2 लेवल के ऊपर होगा सेट। आपको ये जानना जरूरी है कि सेट जो होगा वो 2 लेवल के ऊपर होगा। सबसे पहले होगा आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर और दूसरा होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम देने जाओ तो चीटिंग वगैरह मत करना, ये 13 पॉइंट बताता है आपका। अब सिलेबस क्या रहेगा, अभी तक क्लियर सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि नाम से लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एक कॉमन एग्जाम होगा। जितनी जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जितने भी जो कॉमन एग्जाम होते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ईजी ही रहते हैं, है ना। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इसको क्रैक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, 12th के अंदर सीनियर सेकेंडरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस रहेगा और ग्रेजुएशन के ऊपर ग्रेजुएशन का सिलेबस रहेगा, जो कि बोर्ड टाइम टाइम आपको बताता रहेगा। डाउट्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, डाउट भी लिख दीजिएगा, सजेशंस भी लिख दीजिएगा, और अगर आपकी जो भी मतलब फीलिंग्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट बात कि यह जो सेट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रही है, देखिएगा। ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम है लाइक ये पल्टून कमांडर जो कि कौन लेता है, राजस्थान होम गार्ड सबऑर्डिनेट सर्विस लेता है, के तहत आती है। जिलेदार पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट अपने लिए ये इम्पोर्टेंट कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट्स अकाउंट सर्विस या राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट्स सब ऑर्डिनेट सर्विस के तहत जो जूनियर अकाउंटेंट या तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसके ऊपर भी आपकी सेट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की है और जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के ऊपर भी सेट एप्लीकेबल होगा। बाकी वैकेंसीज भी गिवन है, एक बार मैं उनके नाम ले लेता हूँ, उसके बाद में वापस मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में मैं वापस इस जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के ऊपर ही आता हूँ। सुपरवाइज़र वुमेन एम्पावरमेंट, ये सुपरवाइज़र, डेप्यूटी जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, और सेकेंडरी लेवल के ऊपर देखते हैं तो फॉरेस्टर हुआ, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हुआ, क्लर्क हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, क्लर्क ग्रेड सेकेंड हुआ, जमादार हुआ, कांस्टेबल हुआ। तो ये कुछ वैकेंसीज होती है जहाँ पर आपके लिए सेट एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि क्या सर जी हमारे जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के ऊपर, जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के ऊपर सेट एप्लीकेबल हो रहा है या फिर सेट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो देखो साफ साफ लिख दिया गया है कि सेट एप्लीकेबल हो रहा है। कब से एप्लीकेबल हो रहा है ये भी बता दिया गया कि आज की डेट से ही विद इमीडिएट इफेक्ट क्या हो रहा है, ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हम एक बार यहाँ पर साथ साथ में लिख देते हैं कि जो सेट के जो रूल है वो क्या हो चुके हैं, अब आपके लिए एप्लीकेबल होंगे या एप्लीकेबल होने वाले हैं, एप्लीकेबल हो चुके हैं ये रूल। इसके बाद में जो सेकंड है कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो हमने ये एग्ज़ाम जो शेड्यूल में गिवन है उनके लिए एप्लीकेबल होंगे। सेट का एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा, साल में कम से कम एक बार होगा, साल में कम से कम एक बार सेट होगा। इसके अलावा आपका जो सेट का जो स्कोर रहेगा, सेट का जो स्कोर रहेगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इसके अलावा हाँ, तो ये कुछ बातें थी। अब बात करते हैं कि सर जी क्या जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट पर भी है, बिल्कुल ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब देखो यहाँ पर अब क्या हो सकते हैं, अब जो मैं आगे बात बताने वाला हूँ, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। अब वैसे तो इन्होंने क्या कहा है कि ये इनके नज़र में जितनी भी जो वैकेंसीज है वो जनरल वैकेंसीज है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है, और ये इंटरप्रिटेशन इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के अंदर जितने भी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं किसी भी स्ट्रीम से, उन सबको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो इसलिए इनका मानना है कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
इसलिए इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो एक तो हम अभी अगर अब जितने भी जो स्टूडेंट हैं, है ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करें, देखो मैं आपको दोनों ही बातें बताऊंगा, जो भी आपके पास पॉसिबल उपाय है वो मैं सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि आप जितने भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अगर जग जाए, वो साथ दे एक दूसरे का, एक संगठन में आ जाए, तो वो इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अपना पॉइंट रख सकती है कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट एक स्पेसिफिक नॉलेज की वैकेंसी है। वो स्पेसिफिक नॉलेज बोले तो कॉमर्स की वहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के रिलेटेड जो वर्क हैं वो आप कर सकते हो सुचारू रूप से। तब जाकर यहाँ से यह जो जूनियर अकाउंटेंट, इसी केवल और केवल इसी पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखवाओगे ना, तो यहाँ से इस शेड्यूल से ये जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो नाम है वो हट सकता है। क्योंकि जो जेई वगैरह के एग्जाम होते हैं, है ना, तो जूनियर इंजीनियर वगैरह के एग्जाम होते हैं, जेटीओ वगैरह के एग्जाम होते हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वहां पर माना गया है कि उनके लिए स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर आप उसी तर्क के ऊपर ये पॉइंट अगर गवर्नमेंट के सामने रखते हो, सरकार के सामने रखते हो टाइम रहते हुए, तो यहां से ये शेड्यूल से नाम इनका हट सकता है कि यह इसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज होती है, कॉमर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर जरूरी होती है, ये कोई कॉमन वैकेंसी नहीं है। ये आप अपना पॉइंट रखकर इस वैकेंसी को यहाँ से हटा सकते हो, लेकिन सिर्फ आप कोशिश ही कर सकते हो, हटाना नहीं हटाना वो सब सरकार के हाथ में है। ध्यान रखिएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत नहीं है। बात आपको यह कटु जरूर लगेगी, लेकिन सत्य है, इसको कटु सत्य कहा जाता है ना। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, अपना प्रयास कर सकते हो, अपना हार्डवर्क दे सकते हो, उसके बाद में रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है। अगर आप ये मानकर स्टडी करोगे तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और यदि आप कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है उसको अगर आप नकारात्मक तरीके से लेते हो, ऐसा लेते हो कि नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, अगर आप इस तरह से लेते हो तो सच में आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है, पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव देखना है। पहली कोशिश कीजिएगा कि लिस्ट से हट जाए, वेल एंड गुड है। दूसरी कोशिश कीजिएगा कि अगर लिस्ट से हटे भी नहीं तो भी मेरे को पॉजिटिव रहकर इस वैकेंसी की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे को ये जॉब चाहिए। इस जॉब को मैं नहीं चाहिए कि भाई ये जॉब है जूनियर अकाउंटेंट वाली, वहां पर हम जाकर बैठेंगे तभी उस जॉब का उद्धार होगा। नहीं, हमको ये जॉब चाहिए तो हमको ही क्या करने होंगे, प्रयास करने होंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखो सिंपल सी, देखो कुछ बातें ध्यान रखना, अगर नहीं भी हटे और कह दे कि यार आपके जो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का जो एग्जाम होगा उसके पहले सेट देना ही होगा, तो पहला जो पॉइंट है कि जो कैंडिडेट जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए क्लियर करने की सोच रहा है, कितने कैंडिडेट के बीच में, 5-6 लाख कैंडिडेट के बीच में, है ना। जो कैंडिडेट टीआरए या जूनियर अकाउंटेंट क्लियर करने की सोच रहा है 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट के बीच में, क्या उस कैंडिडेट के लिए सेट एग्जाम देना डिफिकल्ट है क्या? आंसर रहेगा नहीं सर जी, बिल्कुल भी उसके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर हो जाता है तो आपको सेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद इसके अंदर एक अच्छा सा आपको स्कोर मेंटेन करना है। और जैसे अब आपका स्कोर, एक अच्छा स्कोर आ गया, तो अब मैंने कहा कि जैसे कि 2000 वैकेंसी है, तो अब आपका कंपटीशन 5 लाख से ना होकर अब आपका कंपटीशन कितने से होगा, केवल और केवल 30,000 कैंडिडेट से अब आपका कंपटीशन होने वाला है। केवल और केवल 30,000 कैंडिडेट से आपका क्या होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है। तो एक तो 5-6 लाख में सिलेक्शन पाना और एक 30,000 में सिलेक्शन पाना एज कम्पेयर टू ईजी रहेगा, है ना। तो आपके लिए भी इजी है, गवर्नमेंट के लिए भी इजी है। तो मेरा तो ऐसा ही कहना है कि पहला प्रयास कीजिएगा सब एकजुट रहकर कि आप इसको हटा दो। हटती नहीं है तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड के अंदर नहीं लेनी है। केवल और केवल आपको फोकस करना है पहले सेट के एग्जाम के ऊपर, और उसके बाद में टीआरए के एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना है। इसके अलावा आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, और क्या आपके प्रयास रहेंगे, ये सब आप, और अगर आपको हमसे भी कोई इसके ऊपर क्वेश्चन करना है तो आप ये सब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।